Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार। पाश्चात्य राजनीतिक दार्शनिकों के अध्ययन की श्रृंखला में आज हम जॉन लॉक के बारे में अध्ययन करेंगे। जॉन लॉक एक ऐसे राजनीतिक चिंतक माने जाते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने बहुत मजबूती से उदारवाद की नींव रखी। उन्होंने एक सीमित राज्य की अवधारणा प्रस्तुत की। वो एक ऐसे सिद्धांतकार थे जिन्होंने इस बात पर जोर दिया कि व्यक्तियों के पास कुछ बुनियादी स्वतंत्रताएं होती हैं और राज्य कभी भी इन स्वतंत्रताओं का उल्लंघन नहीं कर सकता है। जॉन लॉक एक ऐसे विचारक माने जाते हैं जिन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान पर गहरा प्रभाव डाला और वर्तमान समय में हम जितने भी उदारवादी देशों को देखते हैं उन सभी देशों में मौलिक अधिकारों की एक खास तरह की कल्पना को अपनाया गया है। यानी कि उन सभी देशों में यह माना गया है कि कुछ ऐसी बुनियादी स्वतंत्रताएं हैं जो व्यक्तियों से छीनी नहीं जा सकती हैं। मिसाल के तौर पर हमारे देश में भी हमारे देश के संविधान में भी फंडामेंटल राइट्स का एक पूरा अध्याय है जिसे काफ़ी हद तक हमने अपने अनुभवों से अपनाया है और कुछ हद तक हम उसे अपनाते हुए अमेरिका के अनुभवों से भी प्रभावित हुए हैं। इस लिहाज से हम यह कह सकते हैं कि जॉन लॉक एक ऐसे राजनीतिक चिंतक या विचारक के रूप में हैं जिन्होंने अपने बाद के समय के लोकतांत्रिक चिंतन पर, व्यक्तियों के अधिकारों से संबंधित चिंतन पर काफ़ी गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने यह बताने की कोशिश की कि राज्य की किस तरह की भूमिका होनी चाहिए, आर्थिक गतिविधियों में राज्य का कितना हस्तक्षेप होना चाहिए। जॉन लॉक के बाद जो राजनीतिक दर्शन उभर कर सामने आया उसमें भी वह काफ़ी मजबूती से मौजूद दिखते हैं। लोगों ने या तो उनकी आलोचना करते हुए अपने सिद्धांत का विस्तार किया या उसे एक स्वरूप प्रदान किया, या फिर उन्होंने उनके विचारों का सहारा लेते हुए नए परिप्रेक्ष्य में कुछ नए तरह के सैद्धांतिकरण करने की कोशिश की। आज हम ऐसे ही महत्वपूर्ण विचारक जॉन लॉक के बारे में बात करेंगे। जॉन लॉक के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो हमें कुछ बुनियादी चीज़ों को अपने दिमाग में साफ कर लेना चाहिए। पहली बात तो यह है कि ये भी एक सामाजिक समझौतावादी यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो ट्रेडिशन है उससे आने वाले सिद्धांतकार हैं। आधुनिक समय में जिन कुछ प्रमुख राजनीतिक सिद्धांतकारों ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट या सामाजिक समझौता की धारा का अनुसरण किया उसमें जॉन लॉक का प्रमुख स्थान है और इन्होंने भी काफ़ी हद तक जो मध्यकालीन अध्ययन पद्धति थी या मध्यकालीन जो सोच थी उसको खारिज किया और इस लिहाज से ये हॉब्स से कुछ नज़दीक भी दिखते हैं, लेकिन हॉब्स से ये काफ़ी दूर भी दिखेंगे क्योंकि जिस तरह की संप्रभु की अवधारणा हॉब्स ने दी और जिस तरह के संप्रभु की अवधारणा जॉन लॉक प्रस्तुत कर रहे हैं दोनों में काफ़ी अंतर है। और हम जब इनके विचारों को विस्तार से देखेंगे तो हम इन पहलुओं को ज़्यादा स्पष्टता से देखने की कोशिश करेंगे। आज की जो पूरी परिचर्चा है उसमें शुरुआत में मैं एक प्रस्तावना के रूप में कुछ बातें कह चुका हूँ। उसके बाद हम जॉन लॉक के जीवन परिचय और उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखेंगे। इसके बाद लॉक की अध्ययन पद्धति को हम समझने की कोशिश करेंगे और यह देखेंगे कि उनमें हॉब्स से किस तरह की समानता है और किस तरह का अंतर वो हॉब्स से रखते हैं। इसके बाद पैतृक प्राधिकार का जो फिल्मर का विचार था उसको उन्होंने यानी कि जॉन लॉक ने किस तरीके से खंडित किया, इसके बारे में हम विचार करेंगे। इसके बाद हम यह देखेंगे कि किस तरीके से एक सोशल कॉन्ट्रैक्टेरियन या सामाजिक समझौतावादी सिद्धांतकार के रूप में वे प्राकृतिक अवस्था का अपना विवरण प्रस्तुत करते हैं जिसमें वो इसे एक स्वतंत्रता और समानता की स्थिति के रूप में दिखाते हैं। इसके बाद हम यह भी समझेंगे कि प्राकृतिक अवस्था में ही वो निजी संपत्ति की धारणा को कैसे ले आते हैं। उसके बाद समझौता के उपरांत वह नागरिक और राजनीतिक समाज के निर्माण की जो बातें कहते हैं उसके संदर्भ में अलग अलग सिद्धांतकारों के बीच जो वाद विवाद है उसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। लॉक ने किस तरीके से सामाजिक समझौता के बाद बने सरकार पर सीमाएं लगाईं उस पर हम विचार करेंगे और सीमित सरकार के पक्ष में उनके दार्शनिक और धार्मिक आधार को देखेंगे। साथ ही हम यह देखेंगे कि किस तरीके से लॉक लोगों को यह अधिकार देते हैं कि अगर राज्य या सरकार एक खास
तरह से अपने दायित्वों को या अपने कर्तव्यों को या उनकी स्वतंत्रता की सुरक्षा करने के अपने काम को करने में नाकाम रहती है तो लोग उनके खिलाफ बगावत किस सीमा तक कर सकते हैं। इसके बाद हम यह भी देखेंगे कि लॉक के विचारों की क्या सीमाएं हैं और इसके बाद निष्कर्ष के रूप में हम कुछ बिंदुओं पर विचार करेंगे। अगर हम लॉक के जीवन परिचय की बात करें तो यहाँ पर जो एक बुनियादी समानता हम देखेंगे हॉब्स और जॉन लॉक के बीच में, वो ये है कि जॉन लॉक जब युवा हो रहे थे उस समय तक या युवा हो चुके थे और अपने लेखन कर्म में लगे हुए थे, उस समय तक गृह युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन वह वाद विवाद मौजूद था जो थॉमस हॉब्स के समय था। यानी कि वह वाद विवाद यह था कि संसद को सर्वोच्चता प्राप्त होनी चाहिए या फिर राजा के पास असीम शक्ति होनी चाहिए। और तो जब जॉन लॉक का जन्म हुआ 1632 ईस्वी में और जब वो छोटे थे तो इंग्लैंड का गृह युद्ध चल रहा था और इनके पिता ने संसदवादियों की तरफ से युद्ध में भाग लिया था। पिछली चर्चा में जब हम हॉब्स के बारे में बात कर रहे थे तो मैंने उस गृह युद्ध के बारे में थोड़ा विवरण दिया था और मैंने यह बताया था कि किस तरीके से जो राजा थे वो अपनी असीम शक्ति की दावेदारी कर रहे थे। वो धार्मिक प्राधिकार या धर्म की जो संस्थाएं थीं उनके अस्तित्व को और उनके अधिकारों को मानने के लिए तैयार थे, लेकिन वो संसद को अधिकार देने के लिए तैयार नहीं थे। दूसरी तरफ संसद के पक्षधर जो लोग थे, जो गुट था, उसका यह कहना था कि चूंकि वह लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इसलिए वास्तविक शक्ति उनके हाथों में होनी चाहिए। और हमने यह भी देखा था कि किस तरीके से उस गृह युद्ध के परिणाम स्वरूप जो राजा चार्ल्स वन थे उनकी हत्या हो जाती है, उन्हें फांसी की सज़ा दे दी जाती है। कुछ समय के लिए क्रॉमवेल प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन फिर से एक बार 1660 में फिर से वापसी हो जाती है चार्ल्स टू की। और जब जॉन लॉक अपने जीवन का एक लंबा अरसा जी रहे थे अध्यापन करते हुए या सक्रिय राजनीति के रूप में, तो वो चार्ल्स टू का दौर था। और जब 1652 में अगर हम उनकी एक बार फिर से जॉन लॉक की स्कूली शिक्षा की तरफ जाएं तो उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और वो फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के क्राइस्ट चर्च कॉलेज में उन्होंने अध्ययन किया और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वे यहीं पढ़ाने लगे। लॉक के अपने युवावस्था और सक्रिय जीवन में भी राजा और संसद के बीच सर्वोच्चता का संघर्ष चलता रहा। यानी कि जब चार्ल्स टू शासक बन गए तब भी यह वाद विवाद पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ। कुछ समय के लिए यह वाद विवाद ठंडा जरूर पड़ गया, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद जब जेम्स टू एक बार शासक बनते हैं तो जो मुद्दे थोड़े से दब गए थे वो फिर से उभर कर सामने आ गए। तो हमेशा ही हम यह कह सकते हैं कि 17वीं सदी के इंग्लैंड में राजा और संसद के बीच का संघर्ष हमेशा ही मौजूद रहा। कभी वो खुलकर गृह युद्ध के रूप में सामने आया और कभी वह लोगों की बातचीत में चलता रहा और आगे चलकर वह जिसे हम ग्लोरियस रेवोल्यूशन कहते हैं इंग्लैंड का, उस रूप में सामने आया। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि 1660 में चार्ल्स टू एक बार फिर से राजा बन जाते हैं और 1685 में उनकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उनके भाई जेम्स टू या जेम्स द्वितीय शासक बनते हैं। और फिर से जो संसद और राजा के बीच में तनाव था जो कि बस लोगों की बातचीत में अभी तक मौजूद था, वो फिर से सतह पर आ जाता है और उसमें फिर से एक उसका नतीजा यह होता है कि जेम्स टू जो कि कैथोलिक शासक थे और जो यह चाहते थे कि वो एब्सोल्यूटिस्ट तरीके से या निरंकुश तरीके से या असीमवादी तरीके से शासन करें, उनके खिलाफ जो संसदवादी लोग थे वो एक तरीके से बगावत कर देते हैं। लेकिन उसका नतीजा अंत में यह आता है कि जेम्स टू बिना कोई संघर्ष किए इंग्लैंड को छोड़कर दूसरी देश की तरफ चले जाते हैं और इंग्लैंड में 1688 में एक गौरवपूर्ण क्रांति हुई और उस क्रांति के बाद एक विलियम तृतीय नाम के व्यक्ति या विलियम ऑफ ऑरेंज जिन्हें कहा जाता था वो शासक बनते हैं। और इसके बाद जो इसका महत्व था वो ये था कि इंग्लैंड में यह मान लिया गया कि संसद ही सर्वोच्च है और जो राजा है वह बस एक नाम मात्र का सर्वोच्च बना रहेगा। और वो व्यवस्था हम देखते हैं कि इंग्लैंड में अभी भी चली आ रही है। लेकिन अगर हम फिर से जॉन लॉक के जीवन पर वापस जाएं और इस सारे उथल पुथल से उनके संबंधों को समझने की कोशिश करें तो यह बात सामने आती है कि 1660 का दशक जो 1660 का दशक था, उस 1660 के दशक में लॉक अपनी युवावस्था में थे लेकिन उनकी सोच काफ़ी हद तक रूढ़िवादी थी। 1660 में उन्होंने 2 ट्रैक्ट्स ऑन गवर्नमेंट लिखा और इसमें उन्होंने असीमवादी राजतंत्र
यानी कि एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की और धार्मिक यूनिफॉर्मिटी या एकरूपता का समर्थन किया। 1660 और 61 में ही इनकी एक अन्य पुस्तक एसेज ऑन द लॉ ऑफ नेचर भी प्रकाशित हुई। इसमें भी उन्होंने रूढ़िवादी विचारों को पेश करते हुए कहा कि यदि हम अपने शासकों के कानूनों और आदेशों का पालन करते हैं तो निश्चित रूप से हम प्रकृति के कानूनों और ईश्वर के कानूनों का पालन कर रहे हैं। और इसी दौरान जब वो शिक्षण कार्य कर रहे थे 1660 के दशक में, उनकी रुचि मेडिकल साइंस में हो जाती है और वो फिर ऑक्सफोर्ड में मेडिकल के कोर्स में उन्होंने एडमिशन भी लिया, अपना नामांकन कराया। लेकिन इसी दौरान जो 1666 में इनकी मुलाकात इंग्लैंड की राजनीति के संसदीय धड़े के नेता फर्स्ट अर्ल ऑफ सैफ्ट्सबरी या लॉर्ड एस्ले से हुई। लॉर्ड एस्ले उनका वास्तविक नाम था और बाद में उनके पद के हिसाब से उन्हें फर्स्ट अर्ल ऑफ सैफ्ट्सबरी के नाम से जाने जाने लगा। लॉक की उनसे नज़दीकी बढ़ी। सैफ्ट्सबरी ने लॉक को इस बात के लिए प्रेरित किया कि वे इंग्लैंड की अस्थिर राजनीति में सीधे तौर पर भागीदारी करें। लॉक के जीवनीकारों मसलन मॉरिस क्रांटेशन का मानना है कि सैफ्ट्सबरी के प्रभाव से ही लॉक के विचारों में बदलाव आया और वे निजी संपत्ति के अधिकार और सीमित सरकार की तरफदारी करने लगे। और यह बदलाव बिल्कुल साफ तौर पर दिखता भी है कि जहां अपने शुरुआती लेखन में जॉन लॉक असीम राजतंत्र का समर्थन करते हैं, निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करते हैं और वो एक तरीके से रिलीजियस यूनिफॉर्मिटी या धार्मिक एकरूपता का समर्थन करते हैं, वहीं बाद के दौर में वो धार्मिक सहिष्णुता की बात करने लगते हैं, सीमित राज्य की बात करने लगते हैं। तो एक महत्वपूर्ण अंतर जो लॉक के विचारों में आया उसके बारे में माना जाता है कि उसमें सैफ्ट्सबरी की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण थी, या जो लॉर्ड एस्ले थे जिन्हें ही सैफ्ट्सबरी के नाम से जाना जाता था, उनकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण थी। और उसके बाद ही यानी सैफ्ट्सबरी से मिलने के एक साल बाद ही जो उन्होंने एसे ऑन टॉलरेशन के शीर्षक से पुस्तक प्रकाशित की, इसमें उन्होंने इस बात पर बल दिया कि जो शासक है या जो राजा है उसकी जो भूमिका है, उसकी जो स्थिति है वो सीमित होनी चाहिए। लॉक के जीवन के बाद के दौर में प्रकाशित कुछ अन्य पुस्तकें जो हुई उनके कुछ के नाम इस प्रकार हैं। एक एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग यह 1690 में प्रकाशित हुई। दूसरा टू ट्रिटाइज ऑन गवर्नमेंट यह 1690 में ही प्रकाशित हुई। हालांकि इसके बारे में मैं आपको ध्यान दिला दूं कि जब हम व्याख्या शास्त्र की बात कर रहे थे और हमने नौ इतिहास की बात की थी तो वहाँ हमने यह देखा था कि जो पीटर लैसलेट हैं उन्होंने अनुसंधान करके यह खोज निकाला कि असल में जो टू ट्रिटाइज ऑन गवर्नमेंट है वो अपने प्रकाशन के 10 साल पहले लिखी जा चुकी थी। और अक्सर उससे पहले यानी कि पीटर लैसलेट की इस खोज से पहले यह माना जाता था कि जो यह पुस्तक है वह इंग्लैंड के ग्लोरियस रेवोल्यूशन या जिसे हम गौरवमयी या गौरवपूर्ण क्रांति कहते हैं उसको जस्टिफाई करने के लिए, उसको सही साबित करने के लिए लिखी गई थी। लेकिन हकीकत यह था कि यह लॉर्ड सैफ्ट्सबरी की जो पूरी राजनीति थी उसको एक तरीके से सही साबित करने के लिए या उसके पक्ष में तर्क देने के लिए लिखी गई थी। एक और पुस्तक 4 लेटर्स कंसर्निंग टॉलरेशन, और इसमें सेकेंड लेटर ऑफ टॉलरेशन भी बहुत काफ़ी प्रसिद्ध है। ये 4 टॉलरेशन से संबंधित उनकी चिट्ठियाँ जो कि 1689 में प्रकाशित हुई थी। अगर हम प्लेटो के राजनीतिक विचारों की बात करें, खासतौर पे संप्रभु की स्थिति, नागरिकों की स्थिति, नागरिकों के अधिकार या प्राकृतिक अवस्था की संकल्पना, तो इन सब पहलुओं के संदर्भ में जो उनकी पुस्तक टू ट्रिटाइज ऑन गवर्नमेंट है वो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसमें उन्होंने जो फर्स्ट ट्रिटाइज लिखा उसमें उन्होंने रॉबर्ट फिल्मर की आलोचना की जिसके बारे में हम कुछ समय बाद विचार करेंगे, और दूसरी यानी कि सेकेंड ट्रिटाइज में उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि किस तरीके से वो एक आदर्श राजनीतिक व्यवस्था की परिकल्पना करते हैं। और लॉक की अगर हम अध्ययन पद्धति की बात करें तो उसमें हमें काफ़ी रोचक तरीके से हॉब्स से कुछ समानताएं भी दिखेंगी और काफ़ी कुछ अंतर भी दिखेगा। लॉक की अध्ययन पद्धति जो थी उसमें जो पहली बात है जो कि हॉब्स के समान है वो ये है कि दोनों ही सामाजिक समझौतावादी सिद्धांतकार थे। इसका मतलब यह है कि दोनों ने ही एक ऐसी स्थिति की कल्पना की जिसमें कि मनुष्य एक खास तरह की प्रकृति के साथ रहता था और उसे उन्होंने प्राकृतिक अवस्था या स्टेट ऑफ नेचर की संज्ञा दी।
उस प्राकृतिक स्थिति में कुछ समस्याएं पैदा होती हैं। उन समस्याओं के कारण लोग आपस में समझौता करते हैं और समझौता करके वो एक सॉवरेन का निर्माण करते हैं। और दोनों ही सिद्धांतकारों ने यानी कि हॉब्स और लॉक ने अपने कल्पना के हिसाब से एक संप्रभु को सामने रखा और उसके पक्ष में तर्क देने की कोशिश की। तो इस लिहाज से हॉब्स और लॉक एक श्रेणी में रखे जा सकते हैं। जो दूसरी बात है वो ये कि हॉब्स की तरह लॉक भी मटेरियलिस्ट हैं, भौतिकवादी हैं, जो यह मानते हैं कि भौतिक संदर्भ में ही यथार्थ की व्याख्या की जा सकती है। यानी अगर हमें यथार्थ को समझना है तो उसके लिए हमें किसी ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड में, अनुभवातीत दुनिया में जाने की ज़रूरत नहीं है, जैसी कल्पना प्लेटो ने की थी। और वो ये भी कहते हैं कि जो सेंसेशन होता है, जो चीज़ों को समझने से हमारे सामने बातें आती हैं, उन्हीं के आधार पर ज्ञान निर्मित किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि वो हॉब्स से काफ़ी हद तक अलग भी जाते हैं। हमने हॉब्स की जब चर्चा की थी तो हमने यह देखा था कि हॉब्स यह बताने की कोशिश करते हैं कि जो पूरी दुनिया है वो मास या बॉडी, या हम अपने समझ के लिए उसको मैटर के रूप में, सबसे छोटे पदार्थ के रूप में कह सकते हैं, उससे बनी हुई है। और यह मैटर गतिशील होता है और उसी का जब एक खास तरीके से संयोजन होता है तो मनुष्यों का दूसरे खास तरीके से संयोजन होता है तो दूसरे प्राणियों का निर्माण होता है। तो हॉब्स पूरी तरीके से पूरे ब्रह्मांड की व्याख्या एक वैज्ञानिक आधार पर या एक पदार्थवादी आधार पर करने का प्रयास करते हैं। लेकिन भौतिकवाद का समर्थन करने के बावजूद जो लॉक हैं वो इस सीमा तक नहीं जाते हैं। हॉब्स खुलकर ईश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, लेकिन लॉक जो हैं वो ईश्वर को मानते हैं और उन्होंने अपनी पुस्तक ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग में ज्ञान की अनुभववादी मनोविज्ञान को स्पष्ट किया। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि असल में हमें इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि हम जो क्रिश्चियनिटी है या जो ईश्वर का अस्तित्व है उसको पूरी तरीके से खारिज ना करें। यानी कि एक सिद्धांतकार के रूप में वो हॉब्स की सीमा तक भौतिकवादी नहीं हुए और उन्होंने ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग में ज्ञान के अनुभववादी मनोविज्ञान की व्याख्या की और उन्होंने ये कहा कि हमारा जो दिमाग होता है वो खाली सफ़ेद पृष्ठ की तरह होता है और उसमें जिस तरीके का हमें अनुभव होता है पदार्थ की दुनिया में, वही सारी चीज़ें हमारे मस्तिष्क में दर्ज होती जाती हैं और इसे उनके टेबुला रासा सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। यानी कि जो अनुभव हमें मिलता है वही हमारे दिमाग पर अंकित होता है और वही हमारे ज्ञान का निर्माण करता है। और इस आधार पर उन्होंने सुकरात की जो एक अंतर्निहित या इनेट आइडियाज़ का जो सिद्धांत था उसको नकारा, जिसमें यह माना जाता था कि हमारी आत्मा के भीतर सारा ज्ञान है और अगर हम अपनी आत्मा को प्रश्न उत्तर के माध्यम से सही तरीके से प्रखर बनाते हैं, उसमें जो पड़ी धूल है उसको साफ करते हैं तो हमें ज्ञान मिल सकता है। हम यह देख सकते हैं कि यह एक तरफ यानी कि जो लॉक हैं वो एक तरफ हॉब्स एक तरफ वो प्लेटो से दूर हटते हैं और दूसरी तरफ सुकरात से भी दूर जाते हैं और वो अनुभववादी ज्ञान की बात करते हैं। और हम यह भी कह सकते हैं कि एरिस्टोटल की जो पूरी टेलियोलॉजी की संकल्पना है उससे भी लॉक काफ़ी खुद को अलग करते हैं, क्योंकि वो ये नहीं मानते हैं कि मनुष्य का जो पूरा जो टेलियोलॉजी होता है वो फॉर्म के रूप में उसके भीतर स्थित होता है। वो ये मानते हैं कि मनुष्य का जो दिमाग होता है वो बिल्कुल खाली होता है, बिल्कुल साफ होता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई सफ़ेद पृष्ठ हो और उसमें अनुभव के द्वारा जो चीज़ें आती हैं उसे मनुष्य ग्रहण करता है और उसे ग्रहण करते हुए वो इन चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। यानी कि एक अनुभव के रूप में वो चीज़ों को ग्रहण करता है और उससे जो ज्ञान मिलता है वो उसे दूसरों तक पहुंचाता है। यहाँ जब हम एक बार इनके अध्ययन पद्धति को समझ लेते हैं तो निश्चित रूप से यह बात भी साफ हो जाती है कि वो बहुत गहरे स्तर पर जो चर्च का वर्चस्व था उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। यानी वो ये मानने के लिए वो बाइबल को मानते थे, लेकिन इसके साथ ही वो यह भी मानते थे कि मनुष्य अपने अनुभवों के द्वारा बहुत कुछ सीखता है और उस अनुभव को वो प्राथमिकता देते हैं। तो इस लिहाज से वो चर्च के इस तरीके के अस्तित्व को या इस तरीके की धारणाओं को मानने के लिए तैयार नहीं थे जहाँ वो खुद को ईश्वर
और मनुष्य के बीच में मध्यस्थ के रूप में प्रस्तुत करता था, क्योंकि उनका यह मानना था कि ईश्वर के संदर्भ में भी और जीवन के अन्य पहलुओं के संदर्भ में भी मनुष्य का जो अपना अनुभव होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और यहाँ पर जो पैतृक प्राधिकार का विचार रॉबर्ट फिल्मर के द्वारा दिया गया, उसको खंडित करने के बारे में जॉन लॉक का विचार भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसे खंडित करने के लिए उन्होंने फर्स्ट ट्रीटाइज लिखा था। फिल्मर ने 1680 में अपनी एक पुस्तक प्रकाशित की, पैट्रियार्का एंड द नेचुरल पावर ऑफ द किंग्स, और इसमें उन्होंने जो उनके समय के राजा थे उनकी असीम शक्ति को सही ठहराया, और उन्होंने इसे मानवता के पिता एडम से पैतृक विरासत में मिली शक्ति का दर्जा दिया। यानी उनका यह कहना था कि जो जब से मानवता की शुरुआत हुई उसी समय से ईश्वर के द्वारा एक व्यक्ति को शासन करने का अधिकार दिया गया, और जो भी राजा है उसे विरासत के रूप में अपने पूर्वज से यह अधिकार मिलते आ रहा है। इस लिहाज से वह अपने असीम शक्ति यानी कि निरंकुश शक्ति का उपयोग करने का हकदार है। और उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए यह कहा कि जो इंग्लैंड में भी जो राजा हैं उनकी असीम शक्ति को भी स्वीकार किया जाना चाहिए। एक लिहाज से हम देखें तो जैसे मैंने पहले बताया कि 17वीं सदी का जो पूरा इंग्लैंड का इतिहास है उसे हम संसद और मोनार्क या फिर राजा के बीच में सर्वोच्चता के संघर्ष के रूप में देख सकते हैं। रॉबर्ट फिल्मर की पुस्तक ने अपने मजबूत तर्कों के माध्यम से राजा के पक्ष में तर्क देने की कोशिश की, और उन्होंने इसके आधार पर इस बात को साबित करने की कोशिश की कि जो संसदवादी यह दावा कर रहे हैं कि चूंकि लोगों से ही उनको लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं इसलिए उनके पास ज़्यादा शक्ति है, तो यह विचार सही नहीं है या धर्म के अनुरूप नहीं है। राजा, उन्होंने कहा कि जो राजा है उसकी स्थिति वैसे ही होती है जैसे कि एक पिता की स्थिति परिवार में होती है। जिस तरीके से वो बच्चों का मार्गदर्शन करता है वैसे ही राजा अपनी प्रजा का मार्गदर्शन करता है। लेकिन लॉक ने 1680 में लिखे फर्स्ट ट्रीटाइज में राजा के पैतृक अधिकार के सिद्धांत का खंडन किया। अपने विचारों को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने बाइबल के विचारों का सहारा लिया। सेकेंड ट्रीटाइज में उन्होंने वैध राजनीतिक प्राधिकार के अपने सिद्धांत का निर्माण किया। तो ये जो दो ट्रीटाइज हैं उसमें जो अंतर है, फर्स्ट ट्रीटाइज जो है उसमें फिल्मर के विचारों का खंडन करते हैं, और जो सेकेंड ट्रीटाइज है उसमें वो अपने राजनीतिक विचारों को पेश करते हैं। लॉक ये कहते हैं कि राजा की शक्ति की पिता की शक्ति से तुलना करना गलत है। पिता को अपने बच्चों के अवयस्क या अबोध या कम उम्र का होने के कारण उसके बारे में फैसला करने की शक्ति मिलती है, लेकिन जब बच्चा वयस्क हो जाता है तो उसे यह शक्ति प्राप्त हो जाती है कि वह अपने भविष्य के बारे में या वह क्या करना चाहता है उसके बारे में फैसला करे। तो अगर हम इसकी तुलना राजा की शक्ति से करते हैं, लॉक यह कहते हैं कि अगर हम ऐसा करते हैं तो पूरी तरीके से गलत होगा, क्योंकि जो राज्य है वह वयस्क लोगों से बना हुआ है। वो ऐसे लोगों से बना हुआ है जो अपने बारे में सोच सकते हैं, अपनी भलाई के बारे में सोच सकते हैं, उन्हें जीवन में क्या करना है इसके बारे में विचार कर सकते हैं, क्या सही है क्या गलत है इसका फैसला कर सकते हैं। तो अगर हम व्यक्तियों को रीज़न या तर्क बुद्धि या विवेक से युक्त मानते हैं तो यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि वो किसी ऐसे शासक के अधीन रहें जो कि पिता की तरह उनकी देखभाल करे, जो उनकी ऐसी देखभाल करे जैसे, या उनका ऐसा मार्गदर्शन करे जैसे पिता अपने बच्चों का करते हैं। तो इस आधार पर उन्होंने इस जो रॉबर्ट फिल्मर हैं उनके तर्क को खारिज किया। लॉक अरस्तु की तरह मानते हैं कि राजनीतिक प्राधिकार का उपयोग समान लोगों के ऊपर किया जाता है, इसलिए इस संदर्भ में सहमति की आवश्यकता होती है। और यहाँ मैं आपका ध्यान अरस्तु के उस विचार की तरफ दिलाना चाहूँगा जहाँ पर उन्होंने नागरिकता को परिभाषित करते हुए कहा था कि नागरिकता शासित करना और बदले में शासित होना है। और यहाँ अरस्तु के इसी विचारों के अनुरूप वो भी यह मानते हैं कि जिन लोगों के ऊपर शासन किया जा रहा है, चूँकि वो सभी वयस्क लोग हैं, सबके पास अपने सही गलत को समझने की क्षमता है, इसलिए उनके साथ भी सहमति के साथ शासन किया जाना चाहिए, उनके ऊपर किसी तरह की ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। तो इस हिसाब से लॉक जो हैं वो रॉबर्ट फिल्मर के
विचारों का खंडन करते हैं। प्राकृतिक अवस्था के संदर्भ में अगर हम जॉन लॉक के विचारों को एक समझौतावादी सिद्धांतकार के रूप में देखें, तो अगर हम उनकी प्राकृतिक अवस्था और मानव प्रकृति के बारे में जो उनका विचार है उसके संदर्भ में विचार करते हैं, तो हमें पाते हैं कि वो एक ऐसी प्राकृतिक अवस्था की बात करते हैं जिसमें स्वतंत्रता और समानता की स्थिति होती है। हमें यह याद रखने की ज़रूरत है कि लॉक हॉब्स के विपरीत ईश्वर के अस्तित्व को मानते हैं, बाइबल को मानते हैं, और उनका यह कहना है कि व्यक्ति और ईश्वर के बीच जो एक तरह का संबंध है वो उनके सिद्धांतों में भी परिलक्षित होता है। क्योंकि ईश्वर जीवन का उपहार देते हैं, इसलिए यह प्रकृति का बुनियादी नैतिक नियम है कि किसी को भी दूसरों को मारने या नष्ट करने या दास बनाने का अधिकार नहीं है। लॉक मानते हैं कि सभी मनुष्य ईश्वर द्वारा बनाए गए हैं। ईश्वर ने अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उनका निर्माण किया है, इसलिए सभी मनुष्यों का कर्तव्य है कि वे अपनी सुरक्षा करें और अन्य लोगों की भी तब तक सुरक्षा करें जब तक इसका उनकी अपनी सुरक्षा से टकराव ना हो। लॉक मानते हैं कि किसी को भी आत्महत्या करने का काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम ईश्वर से संबंधित हैं। इसी तरह हम अपनी दासता की अनुमति नहीं दे सकते, क्योंकि यह हमारी आत्म सुरक्षा के खिलाफ है, और आत्म सुरक्षा हमारा अधिकार ही नहीं बल्कि ईश्वर के प्रति हमारा कर्तव्य भी है। और लॉक यह मानते हैं कि प्राकृतिक अवस्था जब वो मनुष्य को इस तरीके से ईश्वर की कृति के रूप में प्रस्तुत करते हैं, तो उसके आगे बढ़ते हुए मानते हैं कि जो प्राकृतिक अवस्था होती है वह स्वतंत्रता की अवस्था होती है, और लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि इसमें लोगों को कुछ भी करने का लाइसेंस प्राप्त हो। तो यह अवस्था काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं कि जो हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था है, जिसमें कि व्यक्ति अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए कुछ भी कर सकता है और उस पर किसी तरह की रोक टोक नहीं होती है, वो उससे अलग है। और यहाँ जो लॉक की प्राकृतिक अवस्था है वो प्राकृतिक कानूनों के द्वारा शासित होती है और यह हर किसी पर लागू होता है। तर्क बुद्धि या रीज़न ही यह कानून है, यानी कि प्राकृतिक कानून की परिभाषा वो भी हॉब्स की तरह तर्क बुद्धि या रीज़न के रूप में देते हैं, लेकिन यहाँ लॉक के विचारों में तर्क बुद्धि लोगों को सिखाती है कि सभी लोग समान और स्वतंत्र हैं और किसी को भी अन्य लोगों के जीवन, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता या संपत्ति में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। हमने देखा था कि जो रीजन की पूरी हॉब्स की परिभाषा है वो व्यक्ति को अपने स्वार्थ से जोड़ती है, लेकिन जो हॉब्स हैं वो ऐसे व्यक्ति की तरफ फिर आगे बढ़ते हैं जो अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर ही एक तरह के समझौते की ओर आगे बढ़ता है। लेकिन यहाँ लॉक के विचारों में जो व्यक्ति है वो दूसरों के बारे में भी विचार करता है, खुद को उसके भीतर ये क्षमता होती है कि वो खुद को दूसरों की स्थिति में रखे और फिर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करे जैसा वह उनसे अपने लिए व्यवहार चाहता है। लॉक कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में लोगों को समान स्वतंत्रता प्राप्त होती है, इसके कारण प्राकृतिक अवस्था में ही परिवार और समाज जैसी संस्थाओं का विकास हो जाता है। हालांकि व्यवस्थित समाज के बारे में कुछ हद तक वाद विवाद भी विद्वानों में है, लेकिन लोग काफ़ी हद तक एक परिवार की संस्था का विकास कर लेते हैं और मिलजुल कर रहने लगते हैं। और इस स्थिति में अधिकांश लोग प्राकृतिक कानूनों का पालन करते हैं, यानी कि वो कोई भी जब काम करते हैं तो वो इस बात पर विचार करते हैं कि इसका दूसरों के ऊपर कोई नकारात्मक प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, और वह हर काम को करते समय खुद को दूसरों की स्थिति में रखते हुए उस काम की दिशा और उस काम की दशा के बारे में फैसला करते हैं। लॉक इस आधार पर यह कहते हैं कि जो प्राकृतिक अवस्था होती है वो युद्ध की अवस्था नहीं होती है। प्राकृतिक अवस्था में शांति होती है, सद्भाव होता है, परस्पर सहयोग और सुरक्षा की भावना भी होती है। यह पूरी तरीके से हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था से अलग है। हमने देखा था कि हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था में लोगों की ज़िंदगी दयनीय होती है, वो क्रूर रूप में होते हैं, वो बहुत ही ऐसी अस्थिर सी ज़िंदगी जीते हैं जिनमें उनको यह अंदाज़ा नहीं होता है कि कब आकर कोई उनकी ज़िंदगी समाप्त कर दे। तो इस लिहाज से हम यह कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक अवस्था का लॉक का वर्णन है वो हॉब्स के वर्णन से काफ़ी अलग है। लेकिन कई विद्वान यह मानते हैं और ये शुरुआत में मैंने स्पष्ट भी किया कि वो जब प्राकृतिक अवस्था का वर्णन करते हैं तो वो ईसाई धर्मशास्त्र से काफ़ी प्रेरित हैं, और लॉक इसको बहुत ही एक अबूझ सी चीज़ के रूप में भी नहीं रखते। वो ईश्वर की
माध्यम से अपनी बातों को रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब अगर हम प्राकृतिक अवस्था के बारे में हम विचार करते हैं तो हमें लॉक के संपत्ति संबंधी विचारों के बारे में भी विश्लेषण करना होगा। लॉक यह कहते हैं कि जो मनुष्य होता है वह अपने श्रम का या अपने व्यक्तित्व का मालिक होता है। तो एक व्यक्ति के रूप में उसके पास जो चीज़ होती है वो उसका अपना श्रम होता है और वह उस श्रम के माध्यम से चीज़ों को अपने संपत्ति के रूप में विकसित कर सकता है। तो प्राकृतिक अवस्था में वह यह कहते हैं कि जब मनुष्यों को या व्यक्तियों को भूख लगती थी तो वो पेड़ से फल तोड़ लेते थे और जब पेड़ से फल तोड़ने की क्रिया में वो फल में अपना श्रम मिलाते हैं तो वो फल उनकी संपत्ति हो जाती है। जब उन्हें प्यास लगती है तो वो किसी भी बर्तन नुमा पदार्थ में अपने लिए पानी ले लेते हैं। तो जब वो पानी लेने की क्रिया करते हैं और पानी में अपना श्रम मिलाते हैं, नदी से पानी निकालते हैं, तो फिर वो पानी उनकी अपनी संपत्ति हो जाती है। लेकिन इसके साथ ही हॉब्स ने यह शर्त जोड़ा था कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से उतनी ही वस्तुएं लेनी चाहिए जितनी वस्तुएं वह अपने लिए उपयोग कर सकता है। उसे किसी भी तरीके से चीज़ों को बर्बाद नहीं करना चाहिए। लेकिन आगे बढ़ते हुए वो ये भी कहते हैं कि सभ्यता का विकास होने के साथ लोगों के पास कई तरीके से चीज़ों को जो संग्रहित करने की एक क्षमता विकसित होती है। उसमें इस शर्त में थोड़ी सी ढिलाई देते हुए यह कहा जा सकता है कि लोग उन वस्तुओं को अपने पास संग्रह करके रख सकते हैं जो कि नष्ट ना हो, जो अनडिस्ट्रॉयबल मोड में हो, यानी कि वो सोने के रूप में हो सकती हैं, पैसे के रूप में हो सकती हैं। तो इस रूप में लोग संपत्ति को अपने पास रख सकते हैं। और इसके आगे बढ़ते हुए वो ये भी कहते हैं कि हर व्यक्ति अपने श्रम का मालिक होता है। और जैसे मैंने शुरुआत में कहा जब हम प्राकृतिक अवस्था की बात कर रहे थे कि लोग दास्ता का विरोध करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि वो दास्ता जो है, अगर हम किसी की दास्ता स्वीकार करते हैं तो एक तरीके से हम ईश्वर की बातों का या ईश्वर ने हमें जिस तरीके से बनाया है उसकी हम अवहेलना कर रहे हैं। तो लॉक यह कहते हैं कि हर व्यक्ति अपने श्रम का मालिक होता है और कोई किसी को किसी दूसरे के लिए काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। और इस लिहाज से लॉक मध्य युग का जो पूरा चिंतन था उससे आगे जाते हैं और इसमें वो व्यक्ति को उसके अपने श्रम का मालिक घोषित करते हैं। मध्य युग में हम जानते हैं कि कुछ लोगों की एक खास तरह की स्थिति तय कर दी गई थी और उन्हें उसी स्थिति के अनुसार जीवन जीना था और इसमें जो दास होते थे उन्हें दास के रूप में ही जीवन गुजारने की शिक्षा दी जाती थी या उसी तरह की व्यवस्था बनाई गई थी। तो लॉक एक तो यह शर्त जोड़ते हैं, लेकिन इसके साथ ही जब वो आगे बढ़ते हैं तो वो ये कहते हैं कि चूँकि मनुष्य अपने खुद के श्रम का मालिक है, इसलिए अगर वह चाहे तो अपने श्रम को बेच सकता है। तो इसका अर्थ यह है कि कोई उसे मजबूर नहीं कर सकता है, लेकिन वो चाहे तो अपने श्रम को किसी और को बेच सकता है। इस लिहाज से वो चाहे तो 8 घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए एक निश्चित राशि मिलने पर किसी स्थान पर मजदूरी कर सकता है और वो चाहे तो ऐसा करने से मना भी कर सकता है। तो अंतिम फैसला करने का अधिकार उसके पास होगा। हालांकि इस पूरे विचार की कई तरह की कमियां भी हैं और जिसके बारे में हम आगे विस्तार से देखेंगे। लेकिन इसके साथ ही जो लॉक हैं उन्होंने यह भी कहा कि जो निजी संपत्ति की संस्था होती है वो सामान्य संपत्ति या साझा संपत्ति की संस्था से ज़्यादा बेहतर होती है। ट्रेजरी ऑफ कॉमन्स जैसी चीज़ों के हवाले से वो इस बात पर जोर देते हैं कि अगर कोई वस्तु हर किसी की संपत्ति है तो उसकी कोई देखभाल नहीं करता है, वहाँ अच्छी तरीके से उत्पादन नहीं होता है। लेकिन अगर वो किसी एक व्यक्ति की संपत्ति हो जाती है तो उससे ढेर सारा उत्पादन होता है और फिर उससे हर किसी को फ़ायदा होता है। तो इस लिहाज से वो निजी संपत्ति की पूरी तरफदारी करते हैं, उसे व्यक्ति के व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ मानते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही बुनियादी प्रश्न सामने आता है। प्रश्न यह है कि अगर लॉक की प्राकृतिक अवस्था में सब कुछ अच्छा था तो आखिर लॉक यह क्यों कहते हैं कि लोग समझौता करते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एक नए तरह के राज्य का निर्माण करते हैं। तो इस समय कुछ विद्वानों का यह कहना है कि शायद लॉक को अपनी प्राकृतिक अवस्था के लोगों की शांतिपूर्ण प्रकृति पर पूरा भरोसा नहीं था, क्योंकि जिस तरीके से वो लोगों को रीज़न से युक्त आरंभ में मानते हैं, लोग हमेशा ही वैसे रहें तो किसी राज्य की आवश्यकता ही ना हो।
लेकिन निश्चित रूप से उन्हें ऐसा डर था कि संपत्ति आ जाने के बाद और सामाजिक व्यवस्था की जटिलता बढ़ने के साथ ही लोगों के भीतर या व्यक्तियों के भीतर एक खास तरह की हॉब्सवादी प्रवृत्ति भी आ सकती है। हॉब्सवादी प्रवृत्ति से मेरा तात्पर्य है कि प्राकृतिक अवस्था की जैसी परिकल्पना थॉमस हॉब्स ने की है और जिस तरह की व्यक्ति की तस्वीरों प्रस्तुत करते हैं, लॉक को शायद लगता था कि उनकी प्राकृतिक अवस्था के व्यक्ति भी इसी तरीके से सामने आ सकते हैं। और उन्होंने यह कहा कि जिस प्राकृतिक अवस्था की वो परिकल्पना कर रहे हैं, वहाँ पर मनुष्य कुछ खास तरह की कमियों या परेशानियों का सामना करने लगते हैं। पहला, यहाँ स्थापित या ज्ञात कानूनों का अभाव होता है, तो लोगों को यह पता नहीं होता है कि अगर जटिल सामाजिक व्यवस्था है तो किस स्थिति में वो किस तरीके से व्यवहार करें। दूसरा, इस प्राकृतिक अवस्था में निष्पक्ष जज या न्यायाधीश का अभाव होता है। और तीसरा, निर्णयों को लागू कराने वाली ऐसी संस्था का अभाव होता है जो अधिकारों के क्रियान्वयन में सहायता करे या इसके लिए अनुकूल स्थिति बनाए। तो इसमें दो पहलू हैं। एक तरफ तो यह समझ है कि जो लॉक हैं उन्हें यह लगा कि जब सामाजिक जटिलता बढ़ेगी तो लोगों के का जो व्यवहार है उसमें स्वार्थपन का प्रभाव बढ़ेगा। और दूसरा, वो कुछ व्यवहारिक परेशानियों का जिक्र करते हैं, यानी कि कानूनों का ना होना, न्यायाधीश का ना होना या फिर कानूनों का क्रियान्वयन करने वाली किसी संस्था का ना होना। और इसी आधार पर वो कहते हैं कि लोग इन सब समस्याओं से उबरने के लिए आपस में सामाजिक समझौता करते हैं और एक नागरिक या राजनीतिक समाज का निर्माण करते हैं। अब ये अभी एक विवाद का विषय है कि जो लॉक जिस तरीके की सामाजिक समझौता की बात करते हैं उसकी प्रकृति क्या है। मसलन कुछ विद्वान यह मानते हैं कि लॉक नागरिक समाज यानी कि सिविल सोसाइटी और राजनीतिक समाज शब्द का अदल बदल कर प्रयोग करते हैं और इससे उनका कोई अलग से मंतव्य नहीं है। प्राकृतिक अवस्था में भी इस तरीके के विद्वानों का मानना है कि प्राकृतिक अवस्था में भी समाज मौजूद होता है, लेकिन लोग सामाजिक समझौते के माध्यम से नए नागरिक या राजनीतिक समाज का निर्माण करते हैं जिसमें एक सरकार भी होती है, यानी कि सरकार का भी निर्माण होता है और इसका उद्देश्य लोगों के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों की सुरक्षा करना होता है। वहीं ब्रायन नेल्सन और उनके जैसे कई अन्य विद्वानों ने यह दिखाया है कि सेकेंड ट्रीटाइज में समझौते के कार्य की प्रकृति पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है, लेकिन यदि इसे सावधानी से पढ़ा जाए तो यह बात सामने आती है कि कम से कम विश्लेषणात्मक रूप से दो चरणों में समझौता होता है। पहले चरण में सामाजिक समझौता होता है जिससे समाज या नागरिक समाज का निर्माण होता है। इसके लिए आम सहमति की आवश्यकता होती है, यानी कि जितने लोग सामने आते हैं वो सभी मिलकर यह फैसला करते हैं कि वो एक सिविल सोसाइटी के रूप में एक साथ रहेंगे। तो समाज पहले जिस रूप में था वो बाद में दूसरे रूप में आता है और लोग एक साथ मिलकर यह फैसला करते हैं कि वो अपने जीवन का या जीवन से जुड़े तमाम पहलुओं का एक साथ सामूहिक रूप से फैसला करेंगे। और दूसरे स्तर पर एक राजनीतिक समझौता होता है जिसमें एक साझा अथॉरिटी, एक कॉमन अथॉरिटी या कॉमन प्राधिकार बनता है और इसके निर्माण के लिए बहुमत की आवश्यकता होती है। और इस प्रकार की जो अवधारणा है या इस प्रकार के जो दो स्तर की या दो चरणों के समझौते की बात है, उसका सीधी तस्वीर यह होगी या हम उसको इस रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं कि लॉक यह बोलते हैं कि प्राकृतिक अवस्था की तमाम तरह की परेशानियों और जटिलताओं के कारण लोग जो कि पहले एक तरीके से बिखरे हुए समाज के रूप में रह रहे थे, वो एक साथ आते हैं और एक साथ आने के बाद पहले स्तर पर वो ये फैसला करते हैं कि वो एक सिविल सोसाइटी का निर्माण करेंगे जिसके माध्यम से वो भविष्य में अपने पूरे जीवन से संबंधित यानी कि सामाजिक जीवन से संबंधित पहलुओं का नियमन करेंगे। और दूसरे स्तर पर वो एक राजनीतिक समाज का निर्माण करते हैं जिसका मकसद होता है कि वो उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे हों जो चुनकर जाएं और सरकार का संचालन करें। तो ये एक व्याख्या है जो कि ज़्यादा मजबूत मानी जाती है लॉक के दो स्तरीय सामाजिक समझौते के बारे में। और इसका एक अर्थ यह भी है कि जो पहले स्तर पर समझौता होता है वो विघटित नहीं होता है, लेकिन आमतौर पर दूसरे स्तर के समझौते को विघटित किया जा सकता है और जो राजनीतिक समाज में जो लोग शासन करने के लिए चुने जाते हैं उनमें बदलाव किया जा सकता है। जब लोग समझौता करते हैं तो वो यह स्पष्ट कर देते हैं, साफ कर देते हैं कि वो जिस तरीके से अपने जीवन को देख रहे हैं
उनमें से वो 3 बुनियादी स्वतंत्रताओं को अपने पास, या 3 बुनियादी जो अधिकार हैं उनको अपने पास रखेंगे, जो प्राकृतिक अधिकार हैं, जो उन्हें प्राकृतिक अवस्था में भी मिले हुए थे, और बाकी सारे अधिकारों को वो राज्य को दे रहे हैं। और ये 3 बुनियादी अधिकार क्या थे? जीवन का अधिकार, यानी कि जो राज्य या संप्रभु बन रहा है वो किसी भी हालत में उनसे उनके जीवन का अधिकार नहीं छीनेगा। दूसरे स्तर पर वो संपत्ति के अधिकार की बात करते हैं, यानी कि वो जो भी संपत्ति अपनी मेहनत से अर्जित करेंगे, राज्य उन्हें उस संपत्ति से वंचित नहीं करेगा। और तीसरे स्तर पर वो कुछ बुनियादी स्वतंत्रताओं की बात करते हैं कि राज्य कभी भी इन बुनियादी स्वतंत्रताओं से उन्हें वंचित नहीं करेगा। ये तीसरे स्तर का अधिकार है, उसके बारे में वो बहुत स्पष्ट रूप से व्याख्या नहीं करते हैं, और उसमें तरह तरह के अधिकारों को शामिल किया जा सकता है। और अगर हम इस तरीके के अधिकारों के विकास की यात्रा को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि बुनियादी अधिकारों की जो पूरी श्रेणी है उसमें नए तरह के अधिकार हमेशा शामिल होते रहे हैं। और इस लिहाज से जब वो ये कहते हैं कि लोग अपने इन 3 बुनियादी प्राकृतिक अधिकारों को, जो कि उन्हें प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य होने के कारण मिले हुए थे, राज्य को नहीं देते हैं, तो इसका अर्थ यह भी है कि राज्य की गतिविधियों या सरकार की गतिविधियों पर, जो कि राजनीतिक समाज या पॉलिटिकल सोसाइटी के माध्यम से काम करती है, उस पर कुछ निश्चित सीमाएं लगी हुई हैं। और ये सीमाएं क्या हैं? तो सबसे पहली बात तो यह एकदम स्पष्ट है कि सरकार की स्थापना ही इसीलिए हुई है क्योंकि लोग अपनी जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति की ज़्यादा बेहतर तरीके से सुरक्षा चाहते थे, और उन्हें यह लगता था कि प्राकृतिक अवस्था में, जो आरंभ में एक शांतिपूर्ण अवस्था थी जहां लोग अपने कुछ बुनियादी प्राकृतिक अधिकारों के साथ जीवन यापन कर रहे थे, वो बाद में ज़्यादा से ज़्यादा जटिल अवस्था होती गई और लोगों के बीच में संघर्ष बढ़ता गया। तो उससे अलग एक ऐसी स्थिति बने, एक ऐसे नए तरह का समाज बने, या एक ऐसे नए तरह के राज्य या संप्रभु की स्थापना हो जो उनकी कुछ बुनियादी स्वतंत्रताओं की सुरक्षा करे। लॉक यह मानते हैं कि निजी संपत्ति का अधिकार सरकार के काम पर एक प्रमुख सीमा है। मतलब सरकार किसी भी स्थिति में लोगों की निजी संपत्ति की जो एक पूरी अवधारणा है उसमें हमला नहीं कर सकती है। वो उनसे उनकी निजी संपत्ति नहीं छीन सकती है, वो उन पर व्यर्थ का कर नहीं लगा सकती है। और जो भी सरकार इस तरह का अतिक्रमण करती है वह एक काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं कि एक ऐसी सरकार है जो कि अवैध है, जो कि गलत तरीके से काम कर रही है। सीबी मैकफर्सन ने इसी आधार पर लॉक को पूंजीवाद का पोषण करने वाले बुर्जुआ चिंतक की संज्ञा दी थी। जब हम लॉक की आलोचना पे बात करेंगे थोड़े विस्तार से इस बिंदु को देखेंगे। अभी मैं सिर्फ इस ओर इशारा करना चाहता हूँ कि मैकफर्सन यह कहना चाह रहे हैं कि लॉक अगर निजी संपत्ति को बढ़ावा दे रहे हैं तो वो समाज में असमानता को स्वीकार कर रहे हैं, और इस आधार पर वो पूंजीवादी व्यवस्था को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन एक अन्य विद्वान जेम्स टुली ने यह तर्क दिया है कि लॉक का जोर सिर्फ भौतिक संपत्ति तक नहीं है, संपत्ति में एक व्यक्ति के नागरिक और धार्मिक अधिकार और स्वतंत्रताएं भी सम्मिलित हैं। लॉक इन्हें पब्लिक गुड या लोक शुभ के रूप में मानते हैं। उनके अनुसार लोग यह तय करते हैं कि सरकार की नीतियां इसके अनुरूप हैं या नहीं, यानी कि संपत्ति अपने आप में अकेली चीज़ नहीं है, बल्कि उसके साथ अन्य जो पब्लिक गुड हैं, यानी कि लोगों के नागरिक अधिकार, लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, वह भी सम्मिलित है। साथ ही जेम्स टिली यह मानते हैं कि लॉक सामान्य भलाई के लिए लोगों की सहमति से कर लगाने के पक्ष में हैं, उनके लिए लोगों की सहमति ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यह नहीं कहा जाना चाहिए कि लॉक, जेम्स टिली के अनुसार, कि लॉक किसी भी तरह के करारोपण के खिलाफ हैं या सिर्फ वो न्यूनतम राज्य की परिकल्पना कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि अगर लोगों के बीच में सहमति बनती है तो राज्य उन पर कर लगा सकता है, और उसके माध्यम से लोगों के नागरिक अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए, लोगों के धार्मिक अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए या समाज को बेहतर बनाने के लिए काम कर सकता है। सीमित सरकार के पक्ष में लॉक ने कुछ दार्शनिक और धार्मिक आधार भी दिए। लॉक यह मानते हैं कि ज्ञान से संबंधित सबसे बुनियादी मसलों पर भी लोगों के अलग अलग मत होते हैं, और इसे मनुष्यों द्वारा ज्ञान की खोज करने और उनके कार्य करने के तरीके के एक अभिन्न विशेषता के रूप में देखा जाना चाहिए। निश्चित रूप से किसी सरकार को इसे नियंत्रित करने या दमन करने का अधिकार नहीं है। तो मनुष्यों को तर्क बुद्धि से युक्त मानते हुए, उनके भीतर सोचने समझने की क्षमता को स्वीकार करते हुए लॉक यह मानते हैं कि व्यक्ति
अलग अलग हैं, सबके पास विवेक है, सब अलग अलग तरीके से किसी भी मसले पर सोचेंगे। इसलिए यह सरकार का काम नहीं है कि वह लोगों की इस तरह की गतिविधि को नियंत्रित करे, और इसी लिहाज से वो ये कहते हैं कि सरकार की भूमिका सीमित है। वह अपने आप को इस रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकती है कि वह लोगों की सोच को या उनके विचार करने की पूरी क्षमता को प्रश्नांकित कर रही है। और इसी संदर्भ में वो धर्म की स्वतंत्रता पर भी जोर देते हैं, और वो जो एक यूनिफॉर्मिटी लाने की बात होती थी, खास तौर पे उनके समय में जब जेम्स टू ने इस तरह की बात की, जो इंग्लैंड के शासक बने थे चार्ल्स टू के बाद, तो लॉक ने इसकी मुखालफत की और उन्होंने यह कहा कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी आत्मा की देखभाल करने के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है, और यह उसका अनिवार्य दायित्व है कि वह धर्म के मामले में अपने निर्णय का प्रयोग करें। किसी खास चर्च में या अन्य लोगों से जुड़ाव पूरी तरह से उसकी अपनी सहमति पर निर्भर है। यानी कि वो व्यक्ति की कुछ बुनियादी स्वतंत्रताओं को उसके अस्तित्व से, उसकी आत्मा की स्वतंत्रता से जोड़ते हैं, और इसी आधार पर वो सरकार की काम को सीमित मानते हैं। और वो यह मानते हैं कि संपत्ति का अधिकार एक मजबूत पक्ष है, लेकिन सिर्फ यही अपने आप में एक सीमित कारण नहीं है कि सरकार की भूमिका को बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहिए लोगों के जीवन में, बल्कि इसके अन्य आयाम भी हैं। तो जो जिसे जेम्स टुलिप प्रस्तुत करते हैं और जिस पर लॉक अपने लेखन में भी जोर देते हैं कि लोगों के विचार करने की या उनके अपने अलग व्यक्ति होने की जो क्षमता है, राज्य को उसका सम्मान करना चाहिए, लोगों को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो इस लिहाज से संपत्ति के अधिकार, नागरिक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, ऐसे कई आयाम हैं जिसके आधार पर लॉक राज्य की भूमिका को सीमित करते हैं। सेकेंड ट्रीटाइज के आखिरी 2 अध्यायों में जिसका शीर्षक टायरनी और ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट है, लॉक बार बार यह तर्क देते हैं कि लोगों को उस सरकार के खिलाफ बगावत कर देना चाहिए जो उनके जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार की सुरक्षा करने में नाकाम रहती है। और यहाँ एक बार फिर से लॉक का विचार हॉब्स से पूरी तरीके से अलग हो जाता है। जहाँ हॉब्स संप्रभु को एब्सोल्यूटिस्ट मानते हैं, असीम मानते हैं, और यह मानते हैं कि किसी भी स्थिति में व्यक्ति जो है वो उसके खिलाफ बगावत नहीं कर सकते हैं। सिर्फ एक स्थिति में, जब किसी खास व्यक्ति का जीवन का अधिकार लिया जा रहा है, यानी उसे मौत की सज़ा दी जा रही है, तो वो अकेले चाहे तो राज्य के खिलाफ कुछ कर सकता है। इसके अलावा राज्य के किसी भी निर्णय पर हॉब्स जो है वह लोगों को सवाल खड़ा करने का अधिकार नहीं देते हैं। इसके विपरीत लॉक कहते हैं कि जब लोगों को यह लगता है कि सरकार गलत तरीके से काम कर रही है, उनके जीवन और संपत्ति और बुनियादी स्वतंत्रताओं की हिफाजत करने में नाकाम रह रही है, तो वो उस सरकार के खिलाफ बगावत कर सकते हैं। और वो ये कहते हैं कि जो सरकार या शासक लोगों के हितों की सुरक्षा नहीं करती है, वह खुद को लोगों के खिलाफ युद्ध की स्थिति में डाल देती है। इसलिए प्रतिरोध करने वाले लोग नहीं, बल्कि शासक या सरकार ही अव्यवस्था और अराजकता के लिए उत्तरदायी होती है। यानी कि सरकार का यह दायित्व है कि वह इस तरह की स्थिति बनाए कि लोग उसके खिलाफ बगावत ना करें। लोग पहले अपनी शिकायतों को कानूनी तरीके से निपटाने का प्रयास करेंगे। जब वो बगावत की स्थिति का वर्णन करते हैं तो लॉक ये कहते हैं कि पहली कोशिश लोगों की होगी कि जो कानूनी रास्ता है वो उसको अपनाएं। लेकिन अगर एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब सरकार खुद कानून तोड़ती है और गैरकानूनी तरीके से बर्ताव करती है, लोगों की स्वतंत्रताओं का अतिक्रमण करती है, उनकी संपत्ति को कब्जे में ले लेती है या उनकी धार्मिक स्वतंत्रता को बाधित करती है, तो ऐसी स्थिति में लोगों के पास इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं बचेगा कि वे सरकार के खिलाफ विरोध कर दें। अब लॉक सरकार और समाज के विघटन के बीच भी अंतर करते हैं। जब कोई सरकार लोगों के साथ विश्वासघात करती है तो उसका विघटन हो जाता है, लेकिन इसका अर्थ समाज का विघटन नहीं है और समाज द्वारा नई सरकार का चुनाव किया जाता है। यहाँ पर एक हद तक हम यह कह सकते हैं कि लॉक के इस पूरे विचार की व्याख्या लोकतंत्र के भीतर सरकारों के बदलने के रूप में भी की जा सकती है, क्योंकि वो यह मान के चलते हैं कि जब कोई सरकार गलत काम करती है तो लोग उसके खिलाफ बगावत कर सकते हैं। बगावत ज़रूरी नहीं है कि हिंसक ही हो, लेकिन वो हिंसा के रास्ते पर भी जा सकती है। लॉक इसके बारे में बहुत स्पष्टता से बहुत विचार नहीं करते हैं, लेकिन मुख्य जो बात है वो ये है कि जब भी इस तरह की सरकार हटती है, ऐसा नहीं होता है कि जो समाज है
जिसे हम लॉक के समझौते की जो दूसरी व्याख्या हमने की थी उसके हिसाब से हम यह कह सकते हैं कि जो सिविल सोसाइटी है वो विकसित हो जाती है, वो नए तरीके से अपने शासकों का चुनाव कर सकती है और नए तरीके से लोग आकर फिर से जो आम लोग हैं, जो आम जनता है, जो नागरिक हैं, उनकी भलाई के लिए काम कर सकते हैं। तो इस अर्थ में लॉक एक क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत करते हैं कि वो जनता को विद्रोह या बगावत का अधिकार देते हैं और वो इस संदर्भ में आगे बढ़ते हुए एक ऐसी तस्वीर प्रस्तुत करते हैं जहाँ पर जनता जो है वो प्रमुख हो जाती है, उसकी बुनियादी स्वतंत्रताओं की सुरक्षा प्रमुख हो जाती है और जो असीम राज्य है वो काफ़ी हद तक सीमित राज्य में तब्दील हो जाता है। और इस लिहाज से जब बहुत सारे विचारक यह कहते हैं कि असल में जो टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट लॉक ने लिखी वह 1688 की गौरवमयी क्रांति की तरफदारी करने के लिए लिखी, तो उनका यह अध्ययन काफ़ी गलत नहीं लगता है। हालांकि ऐतिहासिक रूप से यह सही नहीं है और वो इस पुस्तक के माध्यम से काफ़ी हद तक सैफ्ट्सबरी की राजनीतिक चिंतन के अनुरूप एक तरीके का मॉडल प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अगर हम इन सब चर्चाओं से आगे बढ़ें और लॉक की कुछ सीमाओं की बात करें तो जो सबसे पहली सीमा है जिसके बारे में मैंने एक इशारा किया था सीबी मैकफर्सन के माध्यम से, जो ये कहते हैं कि जो निजी संपत्ति का इनका एक पूरा विचार है उसमें वो एक तरीके से एक ऐसे व्यक्ति की परिकल्पना करते हैं या एक ऐसी व्यवस्था की परिकल्पना करते हैं जो कि पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म को मानता है, जिसमें व्यक्ति के पास जो कुछ भी है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति ही जिम्मेदार है और उसका समाज से, समुदाय से कोई खास जुड़ाव नहीं है। तो एक ऐसे अकेले व्यक्ति की तस्वीर संपत्ति के अधिकारों के संदर्भ में लॉक प्रस्तुत करते हैं और मैकफर्सन कहते हैं कि जिस तरीके की ये पूरी तस्वीर है उसका कोई और मकसद नहीं है बल्कि इसका एकमात्र मकसद जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसके पक्ष में तर्क प्रदान करना है। और जब हम मार्क्सवादी व्याख्या के बारे में बात कर रहे थे तो वहाँ हमने कहा था कि मार्क्सवादी व्याख्या में माना जाता है कि जो नई उभर रही या जो मौजूदा प्रभुत्वशाली व्यवस्था है, कई बार जो लेखक हैं वो मौजूदा प्रभुत्वशाली व्यवस्था के पक्ष में तर्क दे रहे होते हैं और लॉक की आलोचना करते हुए मैकफर्सन इसी तरह का तर्क देने की कोशिश करते हैं। लॉक यह मानते हैं कि राजनीतिक शक्ति की वैधता लोगों की सहमति पर आधारित होती है, लेकिन सहमति की उनकी पूरी अवधारणा काल्पनिक और परोक्ष सहमति पर टिकी हुई है। यानी कि वो जिस तरीके की संप्रभु की अवधारणा प्रस्तुत कर रहे हैं वह एक काल्पनिक प्राकृतिक अवस्था में जूझते लोगों के द्वारा किए गए काल्पनिक सामाजिक समझौते का नतीजा है। और इस लिहाज से लॉक ये कहते हैं कि सरकार द्वारा दी जाने वाली किसी भी सुविधा को स्वीकार करने का अर्थ ये है कि हम उसके नियमों या कानूनों का पालन करने की सहमति दे रहे हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही ऐसा विचार नहीं है जिसे हम लोगों की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने वाला मान सकें। तो एक तरीके से लॉक के लेखन में ये एक कॉन्ट्राडिक्शन या एक अंतर्विरोध दिखता है कि वो सहमति को बुनियाद मानते हैं लेकिन सहमति की कोई साफ धारणा, एक स्पष्ट धारणा प्रस्तुत नहीं करते हैं। इसी तरीके से जिस अन्य समझौतावादियों की तरह ही नारीवादियों ने, यानी कि जिस तरह नारीवादियों ने अन्य समझौतावादी सिद्धांतकारों की आलोचना की है, सामाजिक समझौतावादी सिद्धांतकारों की जो आलोचना की है वो लॉक की भी आलोचना बन जाती है, क्योंकि उनका यह कहना है कि लॉक भी महिलाओं को पुरुषों के अधीन बना देते हैं। महिलाएं सामाजिक समझौता का भाग नहीं हैं, फिर भी यह माना जाता है कि वे भी मौजूदा लैंगिक संबंधों पर अपनी सहमति दे रही हैं, क्योंकि वो उसे पूरे सभी लोगों के समझौते के रूप में प्रस्तुत करते हैं, लेकिन इसमें महिलाओं को कोई स्थान नहीं दिया जाता है। हालांकि यह सच है कि लॉक ने यह कहा था कि पैतृकवाद जो है उसके आधार पर राजा अपने शासक को सही साबित नहीं कर सकता है और कई स्थानों पर वो महिला और पुरुष को परिवार के भीतर बराबर भी मानते हैं, लेकिन फिर भी वो एक तरीके से जो सार्वजनिक जीवन है उसमें महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा नहीं देते हैं और यह मान लेते हैं कि जो व्यवस्था चली आ रही है पितृसत्ता की उसमें बहुत आमूल चूल या रेडिकल परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। हम यह कह सकते हैं कि जो लॉक हैं वो अरस्तू से काफ़ी आगे हैं और वो परिवार के भीतर महिलाओं की समान स्थिति को स्वीकार करते हैं, लेकिन वो इससे आगे बढ़कर महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भूमिका देने के पक्ष में कोई मजबूत तर्क प्रस्तुत नहीं करते हैं। और
इस लिहाज से नारीवादी इनकी आलोचना करती हैं, क्योंकि सामाजिक समझौता के माध्यम से वो ऐसा दिखाते हैं कि सभी लोग इसे स्वीकार कर रहे हैं, जबकि महिलाएं इससे पूरी तरह से अनुपस्थित हैं। दूसरी बात यह है कि लॉक के बारे में माना जाता है कि वो एक ऐसे सिद्धांतकार थे जिन्होंने उदारवादी लोकतंत्र की बुनियाद रखी। हालांकि जब हम उनके विचारों को नज़दीक से देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि जिस उदारवादी लोकतंत्र के पक्षधर के रूप में लॉक को प्रस्तुत किया जाता है, उसके बारे में उनकी धारणा काफ़ी सीमित थी। वो यह मानते थे कि बहुमत के शासन पर आधारित चुनी हुई विधायिका होनी चाहिए, लेकिन उनके बहुमत में सिर्फ संपत्तिशाली लोग ही शामिल थे, यानी कि जिनके पास संपत्ति थी वही इस तरीके की विधायिका को चुनने में भूमिका अदा कर सकते थे। वे इसमें महिलाओं को शामिल करने के लिए साफ तौर पर या स्पष्ट तौर पर प्रावधान नहीं करते हैं। निश्चित तौर पर लॉक के विचारों की कई सीमाएं हैं। कुछ सीमाओं का मैंने यहाँ उल्लेख किया, कई ऐसी सीमाएं हैं जिसका मैंने यहाँ जिक्र नहीं किया। लेकिन हमें जिस बात को याद रखने की आवश्यकता है वह यह कि कई बार जिन भी राजनीतिक दार्शनिकों को हम पढ़ रहे हैं वो अपने समाज की प्रचलित मान्यताओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं और वो मजबूती से ऐसा कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे चिंतक कई दूसरी मान्यताओं को पूरी तरह से स्वीकार भी कर ले रहे हैं। ये बात हम हॉब्स के बारे में भी कह सकते हैं और लॉक के बारे में भी कह सकते हैं और दूसरे अन्य राजनीतिक दार्शनिकों के बारे में भी कह सकते हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे। तो एक लिहाज से जो लॉक हैं उन्होंने जो अपने समय में असीम राजा या निरंकुश राजा या एब्सोल्यूट किंग, एक ऐसा राजा जिसके पास सारी शक्ति होनी चाहिए, उसकी अवधारणा की मजबूती को समाज में भी देखा था। फिल्मर जैसे चिंतक उसे धार्मिक आधार पर और ज़्यादा मजबूती दे रहे थे। तो उन्होंने उस पूरे विचार पर प्रश्न चिन्ह लगाए और उन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वायत्तता, व्यक्ति की सोचने समझने यानी कि उसके रीज़न को प्राथमिकता दी। उन्होंने यह कहा कि व्यक्ति के पास कुछ बुनियादी अधिकार होते हैं जिसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता है। लेकिन हमें यह भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि जिस उदारवाद या लिबरलिज्म से जॉन लॉक को जोड़ा जाता है और बहुत सारे लोग उन्हें लिबरलिज्म का पिता भी कह देते हैं, हालांकि इसमें विवाद भी है, लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये कि वो खुद लिबरलिज्म शब्द लॉक के जीवन के बहुत से दशकों के बाद इस्तेमाल किया जाने लगा। तो लॉक ने एक खास समय पर अपने विचारों को रखा और उस खास समय पर वो एक तरीके से क्रांतिकारी विचारक के रूप में भी सामने आते हैं, जिसमें वो असीम राजा के अधिकारों को प्रश्नांकित करते हैं, जिसमें वो व्यक्ति की स्वायत्तता की बात करते हैं, जिसमें वो ये बात करते हैं कि जो सरकारें हैं वो व्यक्तियों के अधिकारों के प्रति समर्पित होनी चाहिए और अगर वे उनके कुछ बुनियादी अधिकारों की अवहेलना करती हैं, उसका उल्लंघन करती हैं, तो व्यक्तियों को, लोगों को उनके खिलाफ बगावत करने का अधिकार है। तो ये सारे विचार अपने समय में काफ़ी नए तरह के मजबूत विचार के रूप में सामने आए, लेकिन निश्चित रूप से वो अपने समय की परिधि से बहुत आगे नहीं सोच पाए और कई ऐसे मसले हैं जिन्हें हम अगर आज के नज़रिए से देखें तो उनके विचार काफ़ी सीमित प्रतीत होते हैं और ऐसा लगता है कि वो इन सब पहलुओं पर एक रूढ़िवादी या कंजर्वेटिव सोच को सामने ला रहे हैं। लेकिन शायद ऐसा हर राजनीतिक दार्शनिक के संदर्भ में हम पा सकते हैं, क्योंकि यह समय के साथ बदलने वाले हिसाब से उनको प्रश्नांकित करने का मामला भी है। लेकिन निश्चित रूप से इसका अर्थ यह नहीं है कि सारे राजनीतिक दार्शनिक आलोचना से परे हैं। इनकी इस स्तर पर आलोचना होनी चाहिए, क्योंकि इन आलोचनाओं के माध्यम से ही हम इनके विचारों से ऐसे तत्वों को ग्रहण कर सकते हैं जिन्हें हम अपने समय के लिए प्रासंगिक मानें। जॉन लॉक पर अपनी इस चर्चा को मैं यहीं विराम दूंगा और अगली चर्चा में हम एक नए आधुनिक राजनीतिक दार्शनिक की बात करेंगे, रूसो के बारे में हम बात करेंगे। अभी नमस्कार।